Students, next question. Find direction of induced current in the given loop in given conditions. First आपको कंडीशन दिया कि चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी. सेकेंड कंडीशन दिया है चार्ज मूव फ्रॉम बी टू ए. अगर हमको केवल चार्ज बोला गया तो केवल हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे बिकॉज नेगेटिव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. डिफॉल्ट केस पॉजिटिव है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ मूव कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय कन्वेंशन हम कंसीडर कर सकते हैं कि करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा. ठीक है, लूप पे मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है, ये भी बात ठीक है. अब लूप के सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस वो हमें बी पॉइंट के लिए मिलेगा, यानी जो मैक्सिमम फील्ड हमें मिलेगा वो तब मिलना चाहिए जब चार्ज बी पॉइंट तक पहुंच जाए. ठीक, अब बात करते हैं कि अगर चार्ज ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए. जब चार्ज ए से बी की तरफ मूव करेगा तो करंट का डायरेक्शन भी ये रहेगा, यानी जो फील्ड है वो किधर आना चाहिए, डॉट में आना चाहिए. फील्ड किधर आना चाहिए, डॉट में आना चाहिए. यानी जब चार्ज ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है. कौन सी डायरेक्शन में, डॉट डायरेक्शन में. तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इस बढ़ते हुए फील्ड को हमें क्या करना है, कम करना है अकॉर्डिंग टू लेंज रूल. तो इसको कम करने के लिए फील्ड आना चाहिए क्रॉस में, और क्रॉस में फील्ड कब आएगा, जब इंड्यूस करंट हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. यानी फर्स्ट केस में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो इंड्यूस होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आने लगा. अब जब चार्ज बी से सी की तरफ मूव करेगा तो इसका हर इंस्टेंट पे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा. तो जब चार्ज बी से सी की तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हो रहा है कम. कौन सी डायरेक्शन में, देखो बी से सी जा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन अभी भी यही है, और इसके अकॉर्डिंग जो फील्ड हमें मिल रहा है वो डॉट में मिल रहा है. तो डॉट में फील्ड कम हो रहा है. तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि फील्ड को हम बढ़ाएं. कौन सी डायरेक्शन में बढ़ाएं, डॉट में ही बढ़ाएं. डॉट में फील्ड कब बढ़ सकता है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाए. यानी सेकेंड केस में करंट की डायरेक्शन रहेगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जब चार्ज ए से बी तक मूव करेगा तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन रहेगा क्लॉकवाइज, और जब चार्ज बी से सी की तरफ मूव करेगा तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आएगा एंटी क्लॉकवाइज. यानी करंट अपनी डायरेक्शन को लूप में ए से बी और बी से सी में चेंज कर लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया कि दो लूप यहाँ पे दिए हैं, इनर लूप एंड आउटर लूप, सेम रेडियस के दोनों हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में हैं. इफ बोथ द कॉइल्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप 2. यानी लूप 2, ये जो व्हाइट वाला लूप है, इसमें हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखना है, और करंट हम कहाँ दे रहे हैं वो फर्स्ट लूप में आपने दी हुई है. ठीक है, अब अगर करंट अपनी वैल्यू को कांस्टेंट रखेगा तो इंड्यूस ईएमएफ होने का कोई चांस नहीं, बिकॉज अगर करंट कांस्टेंट होगी तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा. तो पहले हम ये मान लेते हैं कि करंट अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है. अब करंट अगर अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा. लेकिन क्या लूप 2 में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा. सोचो कि अगर करंट अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में रखे हुए हैं, तो क्या लूप 2 में इंड्यूस ईएमएफ होगा या नहीं होगा. होना नहीं चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए, ध्यान दो. करंट ये कैसे भी प्रोड्यूस करे लेकिन ये परपेंडिकुलर प्लेन में रखा है, यानी जो लूप 1 का मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो इस डायरेक्शन में आ गया. ठीक है, और जो लूप 2 का एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ आएगा, मतलब यहाँ. तो एक दूसरे से कैसे प्लेन में हुए, परपेंडिकुलर प्लेन में. ठीक है, यानी B1 इधर है, कौन सी डायरेक्शन में, I में, और एरिया वेक्टर ऑफ 2 कौन सी डायरेक्शन में है, K में, बाहर आता हुआ. दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री. तो क्या फ्लक्स आया, नहीं आया. BA cos 90 0, क्या तो क्या फ्लक्स में चेंज हुआ, नहीं हुआ. तो जब ना फ्लक्स है ना फ्लक्स में चेंज है तो इंड्यूस ईएमएफ इन 2 कितना रहेगा, 0 ही रहेगा. यानी सेकेंड लूप में कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, और इंड्यूस ईएमएफ नहीं होने से सेकेंड लूप में कोई भी करंट भी इंड्यूस नहीं होगा. यानी आंसर हमें मिलेगा 0. ठीक है, तो लॉजिकल क्वेश्चन है, सोच समझ के सॉल्व करें. नेक्स्ट हमें दिया गया है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ऑल सिचुएशंस. अब सिचुएशन क्या दी है कि एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है जिसकी डायरेक्शन किधर है, क्रॉस में. तो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्रॉस में गिवन है. एक लूप है जो लूप मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक,
इस जो कंडीशन नंबर 1 है, जो स्टेट 1 है, इसके अंदर लूप एंटर कर रहा है, सेकेंड कंडीशन में कांस्टेंट फील्ड में है, एंड थर्ड कंडीशन में ये फील्ड से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वो आपको बताना है, किस तरीके से डायरेक्शन बनना चाहिए। ठीक है, नाउ फर्स्ट लूप में, फर्स्ट कंडीशन में जब लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो धीरे धीरे एनक्लोज एरिया इंक्रीज हो रहा है। एनक्लोज एरिया इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, बिकॉज जब पूरा लूप बाहर है तो फ्लक्स का वैल्यू 0। अब लूप अगर अंदर एंटर करने लगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होने लगी एरिया से, और अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होने लगी तो फिर फ्लक्स अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने लगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? क्रॉस में। तो लूप में इंड्यूस करंट किस तरीके का होना चाहिए कि वो फील्ड प्रोड्यूस करे डॉट में, बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करना है। यानी जब लूप एंटर कर रहा है तो यहाँ करंट इंड्यूस होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी फील्ड हमें कैसा मिलेगा? डॉट में, जो बढ़ते हुए क्रॉस को क्या करेगा? कम करेगा। सेकेंड कंडीशन में कंप्लीट लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक यानी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज तक मूव करेगा तो यहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों इंड्यूस नहीं होगा? क्योंकि फ्लक्स के अंदर चेंज ही नहीं है, एरिया फिक्स, बी फिक्स, फ्लक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अब ये लूप बाहर निकलने लगा तो पहले तो यहाँ पे पूरी तरीके से समझता, हमें फ्लक्स मिल रहा था B × A, लेकिन जब ये बाहर निकलने लगेगा तो B तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन एरिया धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज फ्लक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस से। तो अगर सरफेस बाहर निकलती जाएगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम होगी, मतलब फ्लक्स अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? क्रॉस में डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव किस तरीके का होना चाहिए कि इस फील्ड को बढ़ाएं। कौन सी डायरेक्शन बढ़ाएं? क्रॉस में बढ़ाएं। तो जब लूप बाहर जाएगा तो यहाँ करंट इंड्यूस होगा कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं वो सब फेराडे लो, लेंज लो और फ्लक्स पर बेस्ड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलता है इंड्यूस पैरामीटर्स, यानी अभी तक हमने केवल डायरेक्शन कैलकुलेट किया है, अब हम आते हैं कि मैग्नीट्यूड किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फर्स्ट इंड्यूस पैरामीटर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी से। क्लियर? अब डी फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? डी फाई रिप्रेजेंट करता है चेंज इन फ्लक्स, मतलब φ2 माइनस φ1, और कितने टाइम में हुआ? तो इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल t, जिसको आपने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा φ1 माइनस φ2 बाय डेल्टा टी। क्लियर? अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कैसे? ध्यान दो, अगर आपको फाई का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन हो तो हम इक्वेशन यूज करेंगे E = -d∅dt। लेकिन अगर हमें फील्ड की दो कंडीशन गिवन है सेम एरिया पर, या सेम फील्ड में दो अलग अलग लूप दिए गए हैं जिनके एरिया डिफरेंट है, तो वैल्यू क्या बनेगा? φ1 माइनस φ2, मतलब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस केस में फिर हमें यूज करना होगा E = φ1 माइनस φ2 बाय डेल्टा टी। माइनस का ध्यान रखें, माइनस इंपॉर्टेंट है बिकॉज माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको बोला गया कि इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो विद माइनस ही आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर बोला गया कि इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम सीधे d∅dt मैग्नीट्यूड भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब फाई हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था? फाई आपने रिप्रेजेंट किया था BA cos थीटा से। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर आप देखें कि अगर हमें दिया गया है B वेरिएबल है, B कैसा है? वेरिएबल, तो फ्लक्स हम कैसे सॉल्व करेंगे? फ्लक्स सॉल्व होगा A cos थीटा, सॉरी EMF हम कैसे सॉल्व करेंगे? EMF सॉल्व होगा E = माइनस d∅dt से। अब जिसमें B वेरिएबल है तो हम यूज करेंगे माइनस A cos थीटा dB/dt। हमने एक एग्जांपल लिया, यानी जो टर्म वेरिएबल होती है केवल उसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट टर्म को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? सेकेंड कंडीशन बन सकती है कि एरिया वेरिएबल हो, तो अगर एरिया वेरिएबल रहेगा तो इंड्यूस ईएमएफ E विल बी माइनस B cos थीटा dA/dt।
dt। और थर्ड कंडीशन, जब थीटा वेरिएबल है तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम ओमेगा टी, और वैल्यू हमें मिलेगा E इज इक्वल टू माइनस बी ए कॉस डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। यानी इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड है। फाई अगर दिया तो माइनस डी फाई बाई डी टी, दो कंडीशन दिया तो फाई वन माइनस फाई टू बाई टी, या फिर आपको कोई भी कंडीशन दी है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, एरिया वेरिएबल या थीटा वेरिएबल, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर हमें मिलता है इंड्यूस्ड करंट। अब हमें पता है कि करंट कैलकुलेट की जा सकती है अगर हमें ईएमएफ पता हो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ लूप, पहली बात, क्योंकि करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें ईएमएफ और रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ई क्या रिप्रेजेंट करेगा, ई रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस ईएमएफ। अब ध्यान दें, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, या तो हम पहले इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर लें, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस परफॉर्म कर दें, हमें करंट मिल जाएगा। और अगर हमें सिंगल इक्वेशन में ही कैलकुलेट करना है तो फिर आप यूज करेंगे डी फाई बाई डी टी इंटू वन बाई आर, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बिकॉज ईएमएफ कैसे लिखोगे, माइनस डी फाई बाई डी टी से। और किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, देखें ध्यान से, फाई वन माइनस फाई टू अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो जैसा हमें डेटा गिवन उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंड्यूस करंट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस से सोल्व होगा और यूनिट रहेगा एम्पियर। सिमिलरली अगर इंड्यूस ईएमएफ का यूनिट हमें कैलकुलेट करना है तो यूनिट क्या मिलना चाहिए ईएमएफ का, वो मिलेगा वोल्ट। क्लियर? नाउ इंड्यूस चार्ज। अब चार्ज कैलकुलेट करना है, करंट गिवन है, तो चार्ज एंड करंट का रिलेशन I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। यानी करंट एक्सप्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें वैल्यू मिलता है चार्ज का। ठीक है, तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू डी टी, पहली बात। सेकेंड थिंग, क्या I का एक्सप्रेशन हमें गिवन है, I का एक्सप्रेशन हमें गिवन है, देखो माइनस डी फाई बाई आर इंटू डी टी। यानी यहाँ से भी चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है। I के प्लेस पर आपने पुट किया माइनस डी फाई आर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी, तो डी टी और डी टी कैंसिल आउट हो गया। तो Q का वैल्यू क्या रहा, माइनस डी फाई बाई आर, और वी कैन राइट फाई वन माइनस फाई टू बाई आर। इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है उस पॉइंट को समझें। क्या ईएमएफ के एक्सप्रेशन में टाइम का टर्म आता है, बिल्कुल आता है, माइनस डी फाई बाय डी टी आता है। क्या करंट के एक्सप्रेशन में टाइम का टर्म आता है, देखो ध्यान से, माइनस डी फाई बाई आर डी टी, बिल्कुल आता है। मतलब ईएमएफ और करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, वो तो मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है टाइम पर, डायरेक्शन लेंज रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम पर डिपेंड करता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ चार्ज, चार्ज की डिपेंडेंसी टाइम पे नहीं आती है, बिकॉज डी टी और डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी दो गिवन कंडीशंस के बीच में अमाउंट ऑफ चार्ज सेम ही रहेगा, कि कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो सेम रहेगा। इस पोजीशन पे, इस कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितने टाइम के अंदर लाया गया है। इसको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है, ठीक है, और एक लूप हमने यहाँ पे रखा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने डी कंसीडर कर ली। ठीक, मैग्नेट को हमने कंसीडर किया फिक्स्ड, यानी ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगी। लेकिन जो लूप है वो मूवेबल है, यानी लूप को मूव करवाया जा सकता है। ठीक, फर्स्ट केस में अगर हमने लूप को वेलोसिटी दी v, ठीक, तो ये d डिस्टेंस करने में कितना टाइम लेगा, मान लो इसने टाइम लिया t, जो आप d बाई वी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या रहा, इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू आ गया E, जिसको आपने डी फाई बाई डी टी से कैलकुलेट कर लिया। यानी E का जो वैल्यू रहा वो आपने लिखा माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी माइनस डी फाई बाई डी टी से आपने ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया और उसको मैग्नीट्यूड कितना दिया, आंसर E से रिप्रेजेंट
कर दिया। नाउ सेकेंड कंडीशन में अगर हम ये समझें कि अगर हम लूप को 2v वेलोसिटी से मूव करवाएं टूवर्ड्स द मैग्नेट, तो अब टाइम कितना लगेगा? टाइम देखो कितना लगा, टी डैश का मान d/2v, यानी हम लिख सकते हैं t/2, यानी पहले वाले टाइम से हाफ। कितना लगा? पहले वाले टाइम से हाफ। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? अगेन अगर टाइम हाफ हो गया तो जो न्यू ईएमएफ होगा वो पहले वाले ईएमएफ का डबल होगा, यानी ट्वाइस ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन फर्स्ट कंडीशन। तो टाइम की डिपेंडेंसी तो आ गई ईएमएफ पे, लेकिन अगर हम फैक्टर कंसीडर करते हैं किसके लिए? इंड्यूस्ड चार्ज के लिए। तो इंड्यूस्ड चार्ज में चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं phi1 माइनस phi2 बाई आर से, यानी टाइम का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ठीक, अब ध्यान दो, जब कोयल यहाँ है और यहाँ है तो इन दोनों कंडीशन में जो फ्लक्स में चेंज होगा वो तो सेम ही रहेगा। इस कंडीशन में यहाँ आपने फ्लक्स को कितना बोला? phi1। जब लूप यहाँ चला गया तो इस कंडीशन में फ्लक्स को आप कितना बोलेंगे? phi2। तो phi1 माइनस phi2 वो तो सेम ही रहेगा, चाहे आप इसको v वेलोसिटी से लाओ, 2v से लाओ, v/2 से लाओ, 3v से लाओ, phi1 और phi2 में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर आ रहा है d phi बाई आर, तो सेकंड केस में भी हमें कितना मिलेगा? d phi बाई आर ही मिलेगा, जिसका वैल्यू फिक्स होगा q के इक्वल। यानी चार्ज की टाइम पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं आती है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट वो डिपेंड करता है। टाइम कम लगेगा तो ईएमएफ और करंट ज़्यादा होगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो ईएमएफ और करंट कम होगा। ठीक है, पॉइंट समझे? नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज इंड्यूस्ड हीट। अब हीट कैलकुलेट करने का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या है? हीट कैलकुलेट की जा सकती है पावर इनटू टाइम से, इसमें कोई डाउट नहीं। पावर का मतलब अगर हम करंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो आई स्क्वायर आर टी सोल्व होगा, बिल्कुल होगा। क्या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी से सोल्व होगा? बिल्कुल होगा। क्या वी आई टी से सोल्व होगा? बिल्कुल होगा। यानी अगर आपको पोटेंशियल करंट, पोटेंशियल एंड करंट यानी जो ईएमएफ एंड करंट है वो कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन यूज करते हैं आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी वी आई टी, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हमें वेरिएबल फॉर्म में गिवन है तो किस तरीके से सॉल्व करें? ध्यान दें। अब हम मिलेगा DH, जिसको आप 0 to H तक इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दो, अगर करंट वेरिएबल है, करंट एक्सप्रेशन गिवन है, तो आप यूज करोगे आई स्क्वायर आर डी टी और 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, हो सकता है ईएमएफ वेरिएबल दिया हो, तो फिर DH कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करें? ईएमएफ को इंटीग्रेट करें, कहाँ से कहाँ तक? वही टाइम के अकॉर्डिंग। सो ई स्क्वायर बाई आर डी टी, और ये हमें इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 to t। तो जो टर्म वेरिएबल फॉर्म में गिवन है, और जनरली रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, आपको वेरिएबल कौन गिवन होगा? या तो करंट या ईएमएफ। ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी से, और करंट कैलकुलेट किया जा सकता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस मतलब माइनस डी फाई बाई आर डी टी से। क्लियर? तो अगर वेरिएबल फॉर्म में गिवन है तो फिर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन फॉर्मेट आई स्क्वायर आर डी टी, यानी 0 to t, या ऐसा हो सकता है कि t1 to t2, बिटवीन टू गिवन टाइम्स t1 to t2 कितना हीट जनरेट हुआ, तो t1 से t2 आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं फ्रॉम t1 to t2। 0 नहीं लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to h कितना हीट जनरेट हुआ t1 टाइम टू t2 टाइम तक जाने में, तो वैल्यू बन जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी, और वी कैन राइट t1 टू t2 ई स्क्वायर बाई आर डी टी। ठीक, बोला गया इनिशियल 2 सेकेंड्स तो 0 to 2, बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड तो 2 to 4, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रो में कि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, बट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होता है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और वर्क डन इन अ लूप हमें 0 नहीं मिलता। ध्यान से सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड produced by stationary charge
is conservative in nature, conservative in nature, and work done in moving charge, in moving a charge in a loop in electric field is 0. तो ये आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टेट में, ये कंजर्वेटिव फील्ड प्रोड्यूस करता है स्टेशनरी चार्ज और वर्क डन इन लूप कितना आता है 0. लेकिन बट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है और उसको बोलते हैं हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पे वर्क डन इन लूप भी हमें 0 नहीं मिलता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव in nature and work done in a loop is not equal to 0. यानी जो वर्क डन होता है वो भी नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा और नेचर कैसा रहता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर रहता है. इस बात को ध्यान से सुनना कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है और जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी नॉन कंजर्वेटिव होता है. ठीक है, देखें इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनती है. ई आपने रिप्रेजेंट किया इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको आपने इक्वेट किया ई डॉट डीएल से. ठीक है, ई डॉट डीएल क्या रिप्रेजेंट करता है, ई डॉट डीएल रिप्रेजेंट करता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहां जो ई हम कंसीडर कर रहे हैं यही आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, और जो स्मॉल ई है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है. और इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डी फाई बाय डी टी से. तो तीनों इक्वेशन इंटररिलेट हो गई कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट किया जा सकता है माइनस डी फाई बाय डी टी से, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है माइनस डी फाई बाय डी टी से, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिलेट किया जा सकता है ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन से. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा बनता है जब भी हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना. ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व किए जाएं उस पर ध्यान दें. फर्स्ट हमें दिया है फाई इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 1 एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. ध्यान दो, ईएमएफ कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग माइनस डी फाई बाय डी टी. यानी जो ई फाई का एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है. तो फाई का एक्सप्रेशन है 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 1. अब डिफ्रेंशिएट करें, सो ई का वैल्यू नेगेटिव कॉमन वैल्यू पुट करें. टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रहा 9t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो वैल्यू मिला हमें 4t माइनस t का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड 1 का डिफ्रेंशिएशन 0. और ईएमएफ हमें कब कैलकुलेट करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वैल्यू पुट करें, t के प्लेस पर 2 रखें, तो 9 इंटू 2 स्क्वायर, सो 9 इंटू 4 सबसे पहले, फिर प्लस 4t प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 9. ठीक है, सो ईएमएफ इज माइनस 9 इंटू 4 36 प्लस 8 माइनस 9. सो आंसर हमें मिला -35 एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट वोल्ट.
सो -35 वोल्ट। फाई हमें गिवन है, इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करने को बोला गया एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया होता तो यही आंसर है, -90 स्क्वायर प्लस 40 -9। ठीक है, टाइम दिया है तो टाइम का वैल्यू पुट कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। So 9 into 4 plus 4 into 2 minus 9. Answer -35 volt. Next question. ध्यान से सुनना। A loop with n turns, एक loop हमें given है with n turns and area A is placed in perpendicular uniform magnetic field. Perpendicular uniform magnetic field का मतलब है कि loop का plane and magnetic field, so magnetic field plane of loop के perpendicular में है, यानी plane and magnetic field both are in perpendicular condition। ठीक है, now loop A is rotated by 180 degree about one of its diameter। ठीक है, अब ध्यान देना diameter कहाँ बना है। मानो ये हमें loop दिया गया है, तो क्या ये इसका diameter बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और इसका जो एरिया वेक्टर है पहले वाले केस में किधर आ रहा है? इन फर्स्ट केस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 0 डिग्री आ रहा है। अब आपको ये बोला गया कि इस लूप को डायमीटर के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर दिया, चाहे आप ऐसे रोटेट करो, चाहे आप डायमीटर इस डायमीटर को कंसीडर करते हुए, या तो आप ऐसे रोटेट करो या इधर वाले डायमीटर को कंसीडर करते हुए ऐसे रोटेट करो, एरिया वेक्टर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। कितना डिग्री रोटेट किया है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रोटेट करने से बी के डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज बी तो आपका एक्सटर्नल है, लेकिन एरिया वेक्टर अपनी डायरेक्शन को अब चेंज कर लेगा। अब एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितने बनने लगा? 180 बनने लगा। यहाँ पे जो कंडीशन मिलेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? φ1 को रिप्रेजेंट करेगी। φ1 कितना? ध्यान दो, लूप कितने हैं? एन लूप, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया वेक्टर ए, एंगल कितना दोनों के बीच में? cos 0। सो φ1 का वैल्यू हमें कितना मिला? एन बी है, रिप्रेजेंट φ1। सिमिलरली सेकेंड केस में अगर हम कंसीडर करें तो बी और ए के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री, तो φ2 हमें मिलेगा सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो φ2 इज एन मैग्नेटिक फील्ड बी ए एंड एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ φ2 इज माइनस ऑफ एन बी ए। ठीक है, φ1 एंड φ2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे पूछा गया फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो क्या यहाँ पे सभी डेटा गिवन है या किसी डेटा की और रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमें टाइम की। ध्यान दें, क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया है ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर कैलकुलेट करना है तो टाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ती है। नाउ लूप इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री अबाउट इट्स डायमीटर या 180 डिग्री इन टाइम t अबाउट इट्स डायमीटर, देन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट किया जा सकता है? देखो हमें दो कंडीशंस गिवन है, तो φ1 माइनस φ2 बाई डेल्टा टी से सॉल्व हो सकता है। φ1 कितना है? एन बी है। φ2 कितना है? माइनस एन बी है। कितने टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं? कितने टाइम में रोटेट कर रहे हैं? टी में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर क्या रहा? 2NBA बाई टी, यूनिट वोल्ट। पॉइंट समझ में आया? फाई का एक्सप्रेशन गिवन, डिफरेंशिएट करें माइनस डी फाई बाई डी टी। दो कंडीशंस गिवन, तो φ1 φ2 कैलकुलेट करें दोनों कंडीशंस के लिए और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दें φ1 माइनस φ2 बाय डेल्टा टी, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट देखें ध्यान से, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। मतलब रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 टेस्ला गिवन। इफ रेडियस ऑफ लूप इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्या इंक्रीज कर रहा है? रेडियस किसके साथ इंक्रीज कर रहा है? टाइम के साथ। क्या यूनिट से पता लग रहा है कि पर सेकेंड? मतलब यहां जो वैल्यू गिवन है किसकी है? डी आर बाई डी टी। यूनिट से समझना सीखें कि किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है। तो आपको दिया है मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब डिस्टेंस पर टाइम, यानी डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी का वैल्यू 3 मिलीमीटर पर सेकेंड।
देन कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझ आई? ठीक। क्या बी कांस्टेंट दिया है या बी चेंज हो रहा है? बी कांस्टेंट दिया है। चेंज क्या हो रहा है? एरिया, क्योंकि रेडियस अगर आपको दिया है तो सर्कुलर लूप का एरिया कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। पहली बात क्लियर। नाउ और आपको लूप के ही रेडियस के इंक्रीज होने का रेट दिया हुआ है, मतलब डी आर बाई डी टी है और ये इंक्रीजिंग है, मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा तो एरिया इंक्रीज होगा। यानी एरिया इंक्रीज होने से क्या चेंज आया वो पॉइंट हमें देखना है। ध्यान से समझिए। ई का वैल्यू माइनस डी फाई बाई डी टी, इसमें कोई डाउट नहीं। ई इज इक्वल टू माइनस, अब यहां वैल्यू रहेगा बी कॉस थीटा तो कांस्टेंट, और डी ए बाई डी टी बिकॉज एरिया वेरिएबल है। एरिया को हम क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। सो ई इज इक्वल टू माइनस बी। अब बात करो थीटा की। पहले थीटा कितना बनना चाहिए? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? लूप प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है और कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करी है, तो हम ये मानते हैं कि ये तो है लूप, ये है लूप का एरिया वेक्टर। और परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी और ए सेम डायरेक्शन में आने चाहिए, यानी एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 0 एंड डी ए बाई डी टी, सो डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। बी का वैल्यू गिवन cos 0 1, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताएं, सॉरी डिफरेंशिएशन बताएं, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr बाय dt, और वैल्यू यहां पर आप पुट कर दें। सो EMF इज इक्वल टू माइनस बी पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, और यहां वेरिएबल है r, तो यहां पे dr बाई dt कंपोनेंट और आना चाहिए। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर दें। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 2 टेस्ला, पाई 2, रेडियस 2 सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। सबको मल्टीप्लाई कर दें। नंबर्स देखें, 2 2 2 8 8 3 जा 24, सो माइनस 24 पाई, अब 10 की पावर्स माइनस 2 एंड माइनस 3, so you can write into 10 power minus 5 volt is the induced EMF. पॉइंट समझ आया? बेसिक इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि एरिया कांस्टेंट है, एरिया वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है या थीटा वेरिएबल है। हमें दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, लेकिन रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब एरिया वेरिएबल। एरिया वेरिएबल तो एरिया को डिफरेंशिएट करना होगा। एरिया हम क्या लिखेंगे लूप के लिए? पाई आर स्क्वायर। ठीक, डिफरेंशिएट किया तो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी रिप्रेजेंट करेगा 3 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब यहाँ गिवन है मिलीमीटर या सेंटीमीटर, यूनिट हमें एसआई में कन्वर्ट करना है, सबको मीटर में कन्वर्ट किया, आंसर कैलकुलेट कर लिया। द वैल्यू इज माइनस 24 पाई इंटू 10 पावर माइनस 5 वोल्ट। नेक्स्ट समझना क्वेश्चन। वायर ऑफ लेंथ, एक वायर हमें दिया गया जिसका लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर, इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप, यानी 12 सेंटीमीटर लेंथ के वायर से अगर हम एक स्क्वायर फॉर्म करें, क्या फॉर्म करें? स्क्वायर, तो उसका साइड कितना बनेगा बताओ? 12 टोटल है और एक स्क्वायर के पास साइड होती है 4, और चारों इक्वल साइड होती है, मतलब 12/4, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 सेंटीमीटर, साइड 3 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट? ठीक, तो हमने एक स्क्वायर फॉर्म कर लिया विद साइड 3/3। ठीक, नाउ लूप चेंजेस इट्स शेप, यानी लूप ने अपना शेप चेंज किया, एंड बिकम्स रेक्टेंगुलर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर लूप अपना शेप चेंज करके अब एक रेक्टेंगुलर लूप में कन्वर्ट हो गया। तो रेक्टेंगल कितनी साइड का बना? 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, कितने टाइम में? इन 0.1 सेकेंड, यानी यहां कन्वर्जन हो गया कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड में। नाउ कैलकुलेट करना है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप्स आर इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी वैल्यू का गिवन है? 2 टेस्ला का।
क्या ये पहली कंडीशन है? पहली कंडीशन का क्या एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, सेकंड कंडीशन का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, BMF फिक्स दिया है, EMF कैलकुलेट करने के लिए phi1 - phi2 by t क्या यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। तो जब हमें दिया गया है स्क्वायर लूप, तो स्क्वायर लूप का साइड हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। एरिया कितना बनेगा? एरिया आपने A1 रिप्रेजेंट कर दिया, 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यू कैन राइट 9 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, बिकॉज मीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक, phi1 कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड जो लूप बना है वो है आपका रेक्टेंगुलर लूप विथ साइड 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एरिया कितना रहेगा? A2 से आपने रिप्रेजेंट किया 4 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट 8 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए इंड्यूस्ड EMF, ध्यान देना। तो इंड्यूस्ड EMF कैलकुलेट होगा phi1 - phi2 बाय डेल्टा टी से। क्या इसमें कोई डाउट? phi1 - phi2 बाय डेल्टा टी। अब phi1 हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? phi1 हम रिप्रेजेंट करेंगे B × A1, और phi2 हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? B × A2। सो BA1 - BA2 इन टाइम t। क्या B हमें कॉमन दिख रहा है? ले लो कॉमन। सो BA1 - A2 बाई टी। देखो कैलकुलेट करने का तरीका है, हो सकता है आप phi1 पहले कैलकुलेट कर लें, phi2 कैलकुलेट कर लें, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय टाइम कर दें, आंसर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब B का वैल्यू कितना गिवन? 2। कितने टाइम में? 0.1। सो वैल्यूज पुट कर दें। 2, फर्स्ट एरिया 9 - 8 कॉमन 10⁻⁻4 डिवाइड बाय टाइम 10⁻⁻1। क्लियर? सो 9 - 8 1, 2 × 1 आंसर 2, ऊपर 10⁻⁻4 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3। सो द आंसर इज 2 मिलीवोल्ट। तो इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू कितना रहा? 2 मिलीवोल्ट। पॉजिटिव में आया। क्यों आया पॉजिटिव में? देखो एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होगा तो वो सेमी डायरेक्शन में बढ़ाने का ट्राई करेगा, इसलिए आंसर हम आपका पॉजिटिव में आया। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, यहाँ देखो आंसर किस में आया? नेगेटिव में आया। नेगेटिव में क्यों आया? बिकॉज जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, क्या एरिया इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और अगर एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो बढ़ते हुए फ्लक्स को हमें क्या करना है? कम करना है। कम करना है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में आंसर, इसलिए माइनस के साथ आया। यहाँ पर आपको एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में, इसलिए आंसर किस में आया? पॉजिटिव में आया। तो आंसर से भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो ऐसा डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये आंसर किस तरीके से आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कोइल विद रेजिस्टेंस, यानी एक कोइल है जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम एंड फ्लक्स हमको गिवन है 3t² + 1। ठीक है, फ्लक्स हमें गिवन है 3t² + 1 एंड रेजिस्टेंस हमें गिवन है 10 ओम। आपसे पूछा गया फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द कोइल बिटवीन 1 to 3 सेकेंड, यानी 1 से 3 सेकेंड के बीच में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। क्या फाई टाइम डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। हीट हमें कैलकुलेट करना है तो हीट कैलकुलेट किया जा सकता है E² / R × T से, बेसिक फॉर्मेट बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन पहले इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या EMF कांस्टेंट है, बिकॉज अगर EMF वेरिएबल हो गया तो फिर हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। EMF अगर कांस्टेंट होगा तो फिर हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं E² / R × T। अब ध्यान दो, EMF सॉल्व किया जाए, EMF आप सॉल्व करोगे -d∅/dt से। फाई कितना गिवन है? फाई हमें गिवन है 3t² + 1। ठीक है, अब 3t² को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वैल्यू मिलेगा 6t, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो EMF कितना मिला? -60। वेरिएबल टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट है तो हीट कैलकुलेट करने के लिए अब हमें यूज़ करना होगा इंटीग्रेशन का। सो E² / R dt कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से s तक। टाइम लिमिट क्या है? 1 से 3 सेकेंड। पॉइंट समझ आया? हमने बोला था कि अगर इनिशियल टाइम में देखना है तो 0 से t, और बिटवीन 2 टाइम इंस्टेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो t1 से t2 तक आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगा dh = E² / R dt। क्लियर? वैल्यू रखो। E का वैल्यू कितना है? 60 विद माइनस साइन, स्क्वायर करेंगे तो
36t². So dH is equal to -6t square by r dt. इंटीग्रेशन 0 to h and 1 to 3. क्लियर? अब इंटीग्रेट करें. सो h वैल्यू हमें मिलेगा, देखो -6 का स्क्वायर 36 बाहर, r का वैल्यू कितना है 10, वो भी बाहर, क्योंकि वेरिएबल तो केवल t स्क्वायर है, और t स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर दें तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 3. सो 36/3 12/10 and t cube is 3 cube minus 1 cube. यही रहेगा. ठीक. सो 12/10 रिप्रेजेंट करता है 1.2 को, 3 क्यूब रिप्रेजेंट करेगा 27 को, तो 27 minus 1. ठीक. तो 26 इंटू 1.2 हमें कैलकुलेट करना है, इधर ध्यान दो. सो 1.2 इंटू 26, वैल्यू कितना मिलेगा 1.2 इंटू 26. सो वैल्यू कितना रहेगा 31.2, और हीट का यूनिट जूल. आंसर 31.2 जूल. ठीक है. तो सॉल्व क्यों करना पड़ा, बिकॉज ईएमएफ आपका टाइम डिपेंडेंट है, और ईएमएफ अगर टाइम डिपेंडेंट है तो फिर इंटीग्रेशन ही हमें यूज करना होगा, डायरेक्ट फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. ठीक है. तो डी एच इज इक्वल टू e²/r, गिवन टाइम रेंज 1 to 3 में आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो 0 से h वैल्यू आ गई, 1 to 3 इंटीग्रेट किया, हीट वैल्यू सॉल्व 31.2 जूल. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है B इज इक्वल टू B0t², क्रॉस में R ओम रेजिस्टेंस, रेडियस हमें गिवन है लूप का R. फाइंड फर्स्ट पॉइंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है. सो इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना होगा -d∅/dt. एरिया हमें फिक्स दिख रहा है, एंगल फिक्स रहेगा. देखो B कौन सी डायरेक्शन में दिया है, क्रॉस में, अंदर की तरफ. इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, बिकॉज जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं. मतलब B और A के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना दिया गया है 180 डिग्री. पुट करें वैल्यू, तो -A cos थीटा dB/dt, क्योंकि फील्ड हमें वेरिएबल दिख रहा है. सो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू माइनस एरिया कितना πr² cos 180 -1 और dB/dt. सो B0t² को डिफ्रेंशिएट अगर हम करें, B0 कांस्टेंट कंसीडर करें, और t² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 2t. तो वैल्यू क्या रहा 2B0t. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस प्लस 2πB0r². इंड्यूस ईएमएफ. सेकंड हमें कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड करंट. सो इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट किया जा सकता है I इज इक्वल टू E/R से. तो जो ईएमएफ आपने कैलकुलेट किया है उसमें रेजिस्टेंस का डिवाइड लगा दिया जाए, मिल गया हमें इंड्यूस करंट. कोई डाउट इसमें? थर्ड पॉइंट, चार्ज. अब चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो करंट को इंटीग्रेट करना होगा 0 से t तक, तभी हमें चार्ज मिलेगा. तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें. ध्यान से देखना, ये 2πB0r²/r, ये तो सब है कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन किसका होगा t dt. कहाँ से कहाँ तक 0 to 2. अब इंटीग्रेशन ऑफ t t²/2. सो वैल्यू 2πB0 स्मॉल r²/r t²/2, और 2 और 2 कैंसिल आउट. सो वैल्यू πB0 r² t²/R. ठीक है. अब एक डाउट जिसको आपको क्लियर करना है, समझना है इसको.
हमने बोला था कि जो ईएमएफ है और जो करंट है उसकी डिपेंडेंसी रहती है टाइम पर, और जो चार्ज है इंड्यूस चार्ज वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। देखो यहाँ जो टी बी आपको दिया गया है वो टी स्क्वायर के फैक्टर के साथ दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर टी स्क्वायर हमारे आंसर में आ रहा है तो वो उसने यानी चार्ज ने टाइम के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं किया है। लेकिन अगर टी की पावर चेंज होती है तो क्वांटिटी टाइम के साथ रिलेट कर रही है और कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस भी कर रही है। अब ध्यान दो, ईएमएफ जब हमने कैलकुलेट किया तो ईएमएफ में टी की पावर कितनी आई, 1 आई, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में टी की पावर कितनी थी, टी स्क्वायर। मतलब टाइम के टर्म में चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो टाइम डिपेंडेंट है, बिल्कुल। सेकंड, करंट का जो एक्सप्रेशन आपने देखा उसमें भी टी की पावर कितनी है, 1। अब टी की पावर 1 उधर टी स्क्वायर, मतलब करंट में भी टाइम की डिपेंडेंसी आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं चार्ज का। चार्ज आपने लिखा है आई डी टी, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट सॉल्व करने के बाद देखो टाइम की कितनी पावर आ गई, टी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड यानी इनिशियल भी कितनी पावर है, टी स्क्वायर। क्या चार्ज कैलकुलेट करने में टाइम की कोई पावर चेंज हुई या टाइम डिपेंडेंसी आई, नहीं आई। ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि टाइम कितना भी हो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। जो चार्ज होता है वो क्या डिपेंडेंट होता है, पोजीशन डिपेंडेंट होता है। तभी यहाँ पर हमें टाइम की पावर वापस कितनी मिली, टी स्क्वायर। बिकॉज एक्सप्रेशन को देख के सीधे सीधे हमें एक बात समझ में आती है या सीधे सीधे एक डाउट आता है कि सर यहाँ पर टी स्क्वायर आ गया मतलब चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में जो आपको टाइम का पावर दिया है वो भी कौन सी टर्म में दिया है, स्क्वायर टर्म में दिया है। तो ईएमएफ देखो टी पावर 1 यहाँ चेंज हुआ, करंट टी पावर 1 यहाँ चेंज हुआ, लेकिन चार्ज कैलकुलेट करने में वापस कितना आ गया, टी स्क्वायर। यानी चार्ज की टाइम डिपेंडेंसी नहीं होती। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन इज मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ अल्फा टेस्ला पर सेकंड, देन फाइंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट। 3 लोकेशंस हमें दी गई है। फर्स्ट आर इज लेस देन आर, सेकंड आर इज इक्वल टू आर, थर्ड आर इज ग्रेटर देन आर, और हमें कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम सॉल्व कैसे करें। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व किया जाता है, जिसका वैल्यू इक्वल आता है माइनस डी फाई बाय डी टी के, ठीक है। तो इसी को हमें बेसिक मानते हुए कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दें कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, सो ई डॉट डी एल हम यहाँ क्या लिखें, ध्यान दें, फाई हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, जिसमें से ए कॉस थीटा कांस्टेंट होगा एंड वेरिएबल इज डी वी बाय डी टी। इसमें कोई डाउट। नाउ पॉइंट ये बनता है कि एरिया हमें कितना कंसीडर करना है। जितने डिस्टेंस पर हम कैलकुलेट करें उतना ही एरिया में कंसीडर करना है, और इस बात का ध्यान रखा जाए कि बी और ए कॉमन एरिया ही कंसीडर, बी और ए दोनों के लिए कॉमन एरिया ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तभी हम फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे, बिकॉज जितना एरिया हमें दिया गया है तो नंबर ऑफ पासिंग फील्ड लाइंस को ही आप फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं उतने ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया व्हेन आर इज लेस देन आर, आर इज लेस देन आर, दैट मीन्स जो पॉइंट लाई करता है वो इनसाइड में कहीं लाई करेगा। यानी यहाँ पर सबसे पहले आपने एक लूप बना दिया। अब किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उस पॉइंट को हम समझें। फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर इज स्मॉल, आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी इस पॉइंट को आपने फर्स्ट पॉइंट कंसीडर किया, या आप इनसाइड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया कितना रहेगा, एरिया मतलब कितने एरिया तक मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। डीएल की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज हम यूज़ करते हैं डीएल रिप्रेजेंट करता है सर्कमफ्रेंस को, कितना सर्कमफ्रेंस। तो आपने अगर स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर बनाया तो सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा, 2 पाई आर। तो फर्स्ट अगर हम इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान दें, ई एन डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस एरिया। अब एंगल की बात करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें क्रॉस में दिया हुआ है, और यहाँ जो एरिया बनेगा वो हमें किधर मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया के बारे में कोई डायमेंशन या ये जो लूप आपको दिया गया है, ठीक है, तो इसकी ओरिएंटेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमें पॉजिटिव साइड में ही कंसीडर करना होगा। तो एरिया यहाँ बनेगा पाई आर स्क्वायर, एंगल बनेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 180 डिग्री, एंड डी बी बाई डी टी हमें गिवन है अल्फा,
जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स वी हैव टू यूज प्लस साइन, तो dv बाई dt प्लस एल्फा आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पे देख ई इन हमें कैलकुलेट करना है, कितने रेडियस का लूप आपने बनाया है, आर रेडियस का, सो सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा 2 पाई आर, एरिया हम क्या मेंशन करें पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर में, कॉस 180 का वैल्यू -1 एंड अल्फा, सो माइनस माइनस प्लस पाई आर कैंसिल आउट, सो ई इनसाइड कितना मिला, देखो 2 पाई आर का इधर डिवाइड लगा दें, पाई कैंसिल आउट आर कैंसिल आउट, सो वैल्यू रहा आर अल्फा बाई 2, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल आर के। क्लियर। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है एट सरफेस, बिकॉज सेकंड लोकेशन आपको गिवन है व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ध्यान दें, तो यहाँ जो लूप बन रहा है इसी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, दिस पॉइंट इज सेकेंड पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप में आ गया। क्लियर। कितना रेडियस कैपिटल आर, और सर्कमफ्रेंस क्या रहेगा लूप का 2 पाई कैपिटल आर। सॉल्व करें, सो ई सरफेस डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा डी बी बाय डी टी, मतलब हम यूज कर रहे हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, सेम फॉर्मेट आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ई सरफेस कैलकुलेट करना है, सरफेस इंटीग्रेशन, ई सरफेस कैलकुलेट करना है, टोटल सर्कमफ्रेंस कितना रहेगा कैपिटल आर रेडियस है तो 2 पाई कैपिटल आर, एरिया कितना बनेगा, एरिया रहेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंगल अभी भी 180, सो -1 एंड डी बी बाई डी टी अल्फा, कैलकुलेट किया ई सरफेस का वैल्यू कैपिटल आर अल्फा बाई 2 एंड सभी वैल्यूज कांस्टेंट, सही वैल्यूज कैसी हैं कांस्टेंट, यानी सरफेस पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिलना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, इनसाइड में मतलब स्मॉल आर को अगर मैं 0 रख दूं, यानी मैं आ गया सेंटर पे, तो सेंटर टू सरफेस तक तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पर आके कांस्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट आउटसाइड के लिए, ध्यान दें व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो पॉइंट हम यहीं कहीं बाहर कंसीडर करेंगे एंड सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगेन पॉइंट नंबर 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए। अब एक पॉइंट बताएं कि हम इस लूप का सर्कमफ्रेंस तो कंसीडर करेंगे 2 पाई स्मॉल आर, ये बात क्लियर, ठीक, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है वो कैपिटल आर रेडियस के एरिया में ही अवेलेबल है। ठीक, यानी जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे बी ए कॉस थीटा, वहां पर एरिया कंसीडर किया जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन जो लूप हम लिख रहे हैं लूप का सर्कमफ्रेंस बनेगा 2 पाई स्मॉल आर। सो आउटसाइड पॉइंट के लिए थर्ड पॉइंट फॉर आउटसाइड, सो ई आउट डॉट डी एल, सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सेम इक्वेशन माइनस डी फाई बाई डी टी, जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया माइनस ए कॉस थीटा डी बी बाई डी टी में, वैल्यूज पुट करें। ई आउट हमें कैलकुलेट करना है, लूप कितनी रेडियस का बनेगा 2 पाई स्मॉल आर सेंटर से आउटर पॉइंट का डिस्टेंस माइनस मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में अवेलेबल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंगल 180 और बी वैल्यू -1 डी बी बाई डी टी अल्फा, सो ई नॉट इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर अल्फा बाय 2 स्मॉल आर, आउटसाइड फील्ड। सो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें मिला है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, यानी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वैल्यू में डिक्रीमेंट आना चाहिए। तीनों पॉइंट को कंसीडर किया जाए तो क्या इसका ग्राफ बनाया जा सकता है? सो ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड with distance r, क्लियर। तो सेंटर पे वैल्यू 0, देखें वैल्यू r अल्फा बाई 2, तो सेंटर पे अगर स्मॉल r के प्लेस पे 0 रखेंगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिलेगा 0। सेकंड, फिर बढ़ने लगेगा सेंटर टू सरफेस प्रोपोर्शनल टू r, मतलब स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग, सरफेस पर आके कांस्टेंट, देन
decreasing proportional to 1 by r. So till surface increasing then decreasing. Notation proportional to 1 by r outside points के लिए, proportional to r inside point के लिए. मैक्सिमम वैल्यू कितना जनरेट हुआ है, r अल्फा बाय 2. यहाँ जो वैल्यू आपने सॉल्व किया है r अल्फा बाय 2 कांस्टेंट वैल्यू. तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ हमने कैलकुलेट कर लिया. तो ये हमारे बोर्ड्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट है एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक, डेरिवेशन में कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक लूप आपको गिवन है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, यहाँ पे फील्ड अवेलेबल है बी. क्लियर? नाउ इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, वेरिएबल है, देन फाइंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. तो पी पॉइंट पर हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो रेडियस भी आर है, पी पॉइंट भी कैपिटल आर पे ही प्लेस्ड है. क्लियर? तो हम सीधे अप्लाई कर सकते हैं ई डॉट डी एल, वेक्टर में सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. क्या इसमें कोई डाउट? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट पी लाइक करता है सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे, सो वैल्यू रहेगा 2 पाई आर. क्लियर? नाउ फाई हम क्या लिखेंगे? अगेन बी ए कॉस थीटा. वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, तो यहाँ वैल्यू बनेगा माइनस ए कॉस थीटा डी बी बाय डी टी. क्लियर? सो ई पी 2 पाई कैपिटल आर, पी पॉइंट सरफेस पर है तो टोटल एरिया कितना रहेगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर. कॉस थीटा की बात की जाए, देखें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है और इसका जो सरफेस का एरिया वेक्टर बनेगा वो डॉट में बनेगा. सो एंगल बिटवीन बोथ इज 180. सो यहाँ वैल्यू रहेगा कॉस 180 एंड डी बी बाई डी टी आपको डिक्रीजिंग दिया है तो हमें यूज़ करना होगा माइनस डी बी बाई डी टी, बिकॉज जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है. तो माइनस कॉस 180 अगेन माइनस. सो ई पी इज इक्वल टू पाई कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट. सो वैल्यू रहेगा कैपिटल आर माइनस के साथ डी बी बाई डी टी डिवाइड बाई 2. सो पी पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की. ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, ध्यान से समझना. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट हैव सेम डायरेक्शंस. एंड सॉल्व हम कैसे करते हैं? बाय लेंज रूल, यानी कैलकुलेट की जाती है लेंज रूल से और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट दोनों का डायरेक्शन आता है सेम. क्लियर? सो मैग्नीट्यूड हमें मिल गया माइनस आर बाई 2 डी बी बाई डी टी. अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की. ध्यान दें, फील्ड अगर डिक्रीजिंग है तो फील्ड आपको कौन सी डायरेक्शन में दिया गया है? क्रॉस में दिया गया है. तो क्रॉस में डिक्रीज हो रहा है तो हमारा एम क्या होना चाहिए लेंज रूल के अकॉर्डिंग कि फील्ड क्रॉस में इंक्रीज हो. और फील्ड अगर क्रॉस में इंक्रीज हो तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरीके का होना चाहिए कि फील्ड क्रॉस में ही बढ़े, यानी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन रहता है क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें मिला. तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रहेगा. ठीक है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में आ गया. वैल्यू आपने कैलकुलेट किया आर बाई 2 डी बी बाई डी टी. अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना. फर्स्ट पॉइंट, इसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. फाइंड फोर्स ऑन चार्ज placed at point P when number 1
when charge is proton and second when charge is इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर P पॉइंट पे कोई चार्ज रख के दिया जाए, वो चार्ज किस तरीके का हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, और एक प्रोटॉन केस दिया है कि इलेक्ट्रॉन का केस दिया है। तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ई से। ठीक, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से रिलेट होता है, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट होता है F इज इक्वल टू क्यू ई से। किससे रिलेट होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब डिपेंडेंसी आती है किस पे, चार्ज पे। अगर चार्ज पॉजिटिव है सो फोर्स एंड फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर चार्ज नेगेटिव है, इफ चार्ज इज नेगेटिव देन फोर्स एंड फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, ये पॉइंट हमें पहले से पता है। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल रहा है पॉइंट P पर माइनस I डायरेक्शन में। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अगर P पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, यानी जो चार्ज रखा है उसका वैल्यू कितना है, प्लस ई, यानी जो प्रोटॉन रखा जाए, तो प्रोटॉन पे लगने वाले फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड ही होगा, यानी फोर्स भी इधर ही लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कितना लगेगा, सो F इज इक्वल टू क्यू ई से उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, और आंसर रहेगा ई आर डी बी बाई डी टी बाय 2। हम कंपेयर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा ई बाई 2 आर डी बी बाई डी टी। सेकेंड पॉइंट में हमसे पूछा गया कि अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया जाए तो क्या होगा। सो P पॉइंट, और इस पर आपने प्लेस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपने कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है माइनस आई कैप में। ठीक, अब चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स एंड फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या आना चाहिए, अपोजिट आना चाहिए। यानी अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में लगेगा विथ सेम मैग्नीट्यूड। F इज इक्वल टू क्यू ई से सॉल्व किया जा सकता है, ध्यान दें। सो वैल्यू रहेगा ई आर डी बी बाई डी टी बाय 2, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बिकॉज जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। सो मैग्नीट्यूड हमें ई आर बाई 2 डी बी बाई डी टी कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, राइट साइड में। प्रोटॉन पे कौन सी डायरेक्शन मिलेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन में वेरिएशन इसी तरीके से आ सकता है। हमसे फोर्स पूछा गया है, फोर्स के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पर्टिकुलर चार्ज, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका डायरेक्शन भी हमें मिल जाएगा, एंड फिर हम उसको कंपेयर कर दें किससे, F इज इक्वल टू क्यू ई, जहाँ से हम फोर्स सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स अगर हमें नॉन है तो एक्सेलरेशन भी सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग F बाय M। क्लियर, नोट करें।